In the previous lecture, we have been studying about the homeostasis and we have discussed the homeostatic functions in plants. Okay? And then we discussed different types of plants on the basis of osmotic regulations. We discussed hydrophytes, we discussed xerophytes, and then we discussed halophytes. These three were the major types that we discussed in the previous lecture. So in today's lecture, we will be discussing about homeostasis in animals or in humans. Okay, we were discussing the homeostasis of in humans. Uh, like other complex animals, humans have highly developed systems for homeostasis. ठीक है, जैसे हमारे पास बाकी सारे मैमल्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, उन्हीं की तरह ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर होम्योस्टेसिस. ठीक है, मींस वी आल्सो हैव टू मेंटेन अवर internal body conditions, means water condition should be maintained, body temperature should be maintained, and every other and water and salt balance in the tissues should. Following are the main organs which were for homeostasis, means the organs which are particularly associated with the homeostatic functions, means maintaining the internal condition. ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमारे होम्योस्टेटिक फंक्शन को बैलेंस करते हैं, जो हमारे होम्योस्टेटिक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, मींस इंटरनल बॉडी कंडीशंस जिनकी वजह से मेंटेन रहती हैं. उनमें सबसे पहले आ जाती हैं हमारी लंग्स. ठीक है, लंग्स का हम होम्योस्टेसिस में रोल पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं गैसियस एक्सचेंज में. ठीक है, लंग्स का बेसिक रोल जो था, दैट लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस. ठीक है, वो क्या करती हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होती है, उसको बॉडी से रिमूव करती हैं. ठीक है, उसको बॉडी से रिमूव करके एक स्पेसिफिक कांस्टेंट लेवल तक मेंटेन करती हैं, उससे एक्सीड नहीं करने देती. ठीक है, अब स्किन हमारे पास जो है, हमारी जिल्द, ये एक और ऑर्गन है फॉर होम्योस्टेसिस. ये किस तरह होम्योस्टेसिस परफॉर्म करता है जी? स्किन परफॉर्म्स रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स. ठीक है, कैसे? देखिए, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऐसे करता है कि हमारे पास अक्सर हॉट एंड सनी डे पे आपने देखा होगा, जो हमारी वेन्स हैं वो स्वेल अप हो जाती हैं और स्किन के ऊपर से नजर आना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, तो क्या कर रही होती है जी, वहां से एक्सेस हीट वाला ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसका टेम्परेचर नॉर्मल 37 से क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, वो क्या किया जाता है जी, उसको वहां से जो एक्सेस टेम्परेचर है उसको एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज करवाया जाता है. और फिर बॉडी क्या करती है, हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं. ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स से क्या होता है, हमारे पास एक्सेस वाटर रिमूव होता है. और अगर आपने देखा हो, आफ्टर एक्सेसिव स्वेटिंग कपड़ों के ऊपर या जिस्म के ऊपर वाइट वाइट निशान बन जाते हैं. ठीक है, तो वो निशानात जो बनते हैं वो बेसिकली एक्सेस साल्ट्स होते हैं. तो स्किन क्या करती है, स्किन बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करती है. इट आल्सो मेंटेन्स excess, yeah, it also help to remove the excess amount of water and it also maintain the salts balance. ठीक है, and the third and the most important system is kidney. ठीक है, किडनी अब हमारे पास बहुत जरूरी किरदार अदा कर रही है. ठीक है, क्या करती है जी, इट फिल्टर्स एक्सेस वाटर. फिल्टर्स एक्सेस वाटर मींस बॉडी को एक गिलास पानी की जरूरत थी, आपने 2 या 3 पी लिया. ठीक है, बॉडी को एक गिलास पानी की जरूरत थी, आपने क्या किया, 2 या 3 पी लिया. तो अब इंसान ऊंट नहीं है कि पानी स्टोर हो जाए. ठीक है, एक्सेस वाटर विल बी फिल्टर्ड एंड रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, अब सॉल्ट्स, बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना. ठीक है, नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट्स को मेंटेन रखना, वो भी क्या है, हमारे पास किडनी का फंक्शन है. इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड विच आर फॉर्म्ड इन द बॉडी आर आल्सो filtered and excreted out of the body through kidney. ठीक है, अब क्या होता है, ये सारे ऑर्गन्स, ये जो
we were talking about the kidney. I was telling you that how kidney filters excess water, salts, urea and uric acid. ठीक है? I was telling you that all of these things are present basically in our blood. Excess amount of water will be in the blood. Excessive salts will also be in the blood. Urea and uric acid will also be dissolved in the blood. ठीक है? अब किडनीज के अंदर एक एक्सेसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, ठीक है, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं. वहां पर क्या होता है, आपके पास ब्लड आता है और ब्लड वहां पर इतने ज्यादा प्रेशर से आता है कि उसकी कैपिलरीज में से एक्सेसिव कंटेंट ऑफ दिस वाटर एंड साल्ट्स एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड इज फिल्टर्ड आउट. जो साफ सुथरा ब्लड होता है वो बच जाता है, बाकी सारा जो एक्सेसिव वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है. इस प्रोसेस को आगे हम कल या परसों इंशाल्लाह, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, हाउ किडनी परफॉर्म द होम्योस्टेसिस फंक्शंस या होम्योस्टेटिक फंक्शंस. ठीक, तो अभी हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े विच आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द homeostasis. The first one is lungs. It helps to remove carbon dioxide and keep it in balance. Skin, it helps to remove excess water, salts, and maintains body temperature. And the third one was kidney, which filters excess water, which maintains the balance of salts and removes urea and uric acid, which are the metabolic wastes from the blood. ठीक है. Now थर्ड स्लाइड है जो हमारे पास, वो है हाउ स्किन परफॉर्म्स द होम्योस्टेसिस फंक्शन या हाउ स्किन परफॉर्म्स द होम्योस्टेटिक फंक्शन. कि स्किन हमारी बॉडी में क्या किरदार अदा करती है और होम्योस्टेसिस में इसका क्या रोल है. ठीक है, आवर स्किन कंसिस्ट्स ऑफ 2 लेयर्स. स्किन की क्या है, बेसिकली 2 लेयर्स हैं. ठीक है, द फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस एंड द सेकंड लेयर इज डर्मिस. ठीक है, अब देखें लव्स एपी, द वर्ड एपी मीन्स अबव. ठीक है, ऊपर. तो डर्मिस जो है आपके पास वो क्या है, अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट है, और डर्मिस के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है इट इज बेसिकली नोन एज एपिडर्मिस. जिस तरह ग्लाटिस था ना हमारे पास ओपनिंग, और ग्लाटिस का ऊपर जो ढक्कन था उसको हमने क्या नाम दिया था, या ग्लाटिस के ऊपर जो कवरिंग थी उसको हमने क्या नाम दिया था, एपीग्लाटिस. ठीक है, तो इसी तरह डर्मिस हमारे पास क्या है, मेजर स्किन की लेयर है, और उसके ऊपर उसकी कवरिंग या उसको जो चीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है दैट इज बेसिकली एपिडर्मिस. ठीक है, यानी हमारी स्किन में ये जहाँ पर बॉडी के ऊपर हेयर निकले हुए होते हैं, या जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की जो सब सामने नजर आती है, या जो इसको आप टच और फील कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली एपिडर्मिस. ठीक है, now he says that epidermis is the outer protective layer without blood vessels. It is the outer protective layer without blood vessels. Means ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इंटरनल लेयर को. ठीक है, इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है. मींस ये खुद से कोई एज सच स्पेशल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी. बस ये क्या किया हुआ है, जैसे आप कहते हैं कि आपने से फॉर एग्जांपल कोई क्रॉकरी स्टोर की हुई है या कोई चीज़ रखी हुई है, तो आप उसको कार्डबोर्ड में पैक कर देते हैं, गत्ते में पैक कर देते हैं, या उसके गिर्द ग्लेज पेपर लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं. ठीक है, तो अब वो जो है आपके पास दैट इज बेसिकली जस्ट प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन. मींस जैसे आपने बुक जिल्द करवाई है, तो बुक जिल्द करवाने से क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी खूबसूरत हो जाती है और उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाती है. अगर जिल्द ना करवाई हो तो जो गत्ता है वो वीक होता है, वो जल्दी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. तो अब जिस बच्चे की बुक बाइंड हुई हुई है, जिल्द हुई हुई है, वो इतने जल्दी खराब नहीं होती. तो एपिडर्मिस बेसिकली क्या करती है, वो वैसी एक प्रोटेक्शन लेयर बना देती है जो स्किन को डैमेज होने से बचाती है. स्किन को डैमेज होने से भी बचाती है और फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को भी बॉडी में एंटर होने से रोकती है. ठीक है, नाउ डर्मिस. डर्मिस इज द इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स. अब डर्मिस जो है ना आपके पास, एक तो ये इनर लेयर है और दूसरा इसको आप यूं कह सकते हैं कि ये मेजर लेयर है. ये मेजर लेयर है. ठीक है, सारे ब्लड वेसल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, हेयर्स एंड फैट सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब इसको मैं जरा आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं. अगर आप अपनी स्किन को देखें ना, तो जो बिल्कुल टॉप पे लेयर होगी, ठीक है, दैट इज बेसिकली डेड. डेड तो नहीं, खैर आप कह सकते हैं दैट इज जस्ट फॉर प्रोटेक्शन. उसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं है. ठीक है, ब्लड वेसल किस में प्रेजेंट है,
राइट आफ्टर द डर्मिस, ठीक है, जो क्या करेंगी, स्किन को ब्लड सप्लाई करेंगी। और यही ब्लड वेसल्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर होती हैं सेंसरी नर्व एंडिंग्स। सेंसरी नर्व एंडिंग्स का बेसिकली फंक्शन ये है कि आपको कोई चीज चुभी है, ठीक है, आपने किसी चीज को फील किया है, ठीक, या आपके हाथ पे ऐसे लग रहा है कि, या कोई आपका हाथ किसी बहुत गर्म चीज के साथ अचानक से टच हुआ है, ठीक है, या बहुत ठंडी चीज के साथ अचानक से टच हुआ है, तो जो रिस्पांस प्रोड्यूस होता है फौरन से रिट्रैक्शन का, मींस आपका हाथ अचानक से किसी गर्म चीज को लगता है तो बेध्यानी में खुद ब खुद खींचा जाता है, ठीक है, वो बेसिकली इन सेंसरी नर्व एंडिंग्स की वजह से होता है, ठीक। स्वेट, पसीना एंड ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। अब आपको जो पसीना आता है या बॉडी जो ऑयल सिक्रीट करती है, कुछ लोगों के फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल नजर आ रहा होता है, ऑयली फेस होता है या ऑयली स्किन होती है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर। अब ग्लैंड्स आपके पास बेसिकली ऐसे ऑर्गन को कहते हैं जो पर्टिकुलरली कोई खास किस्म की सिक्रीशंस कर रहा हो, तो ऑयल ग्लैंड्स जो बेसिकली क्या कर रहा होगा, ऑयल सिक्रीट कर रहा होगा, ठीक है। अब ऑयल भी बेसिकली आपके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ऑयल जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर नहीं जाने देता, उनको इंट्रैप करके बॉडी के बाहर ही रखता है, ठीक है। और स्वेट, पसीना जो है ये बॉडी को क्या करता है, ठंडा करता है, ठीक है। आपको पसीना कब आता है, जब ज्यादा गर्मी होती है, क्यों, क्योंकि ये कूलिंग मैकेनिज्म है, इट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड हेयर्स एंड फैट सेल्स, अब फैट सेल्स एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, और एडिपोज टिश्यू बेसिकली स्किन के साथ एसोसिएटेड होता है, कुछ लोगों की स्किन बहुत मोटी होती है, कुछ लोगों की स्किन बहुत पतली होती है, ठीक है, वो बेसिकली फैट डेपोजिशन की वजह से होता है, ठीक। और आपके ऊपर स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, हेयर बेसिकली क्या करते हैं, गूज बम्प्स क्रिएट करते हैं। गूज बम्प्स मतलब जब अचानक से सर्दी लगती है या डर लगता है तो जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है। वो जो रोंगटे खड़े होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एयर को इनट्रैप करते हैं, मींस एयर की एक लेयर उनके अंदर फंसी रह जाती है, तो वो जो एयर की लेयर वहां इनक्लोज्ड रहती है या इंट्रैप्ड रहती है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है बाहर वाली इन्वायरमेंट की एयर की निस्बत, तो हेंस इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। या एक्सेसिव सर्दी में या ठंड में वो क्या करती है, इंसान को कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। कहता है स्किन परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, वेयर एवर देयर इज ब्लड वेसल प्रेजेंट दैट ऑर्गन कैन थ्रू दीज ब्लड वेसल्स द बॉडी कैन मेंटेन इट्स टेम्परेचर, मींस ऐसा ब्लड जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर जा रहा है उसको स्किन की तरफ पंप करवाया जाएगा। स्किन की तरफ पंप करवाए जाने से क्या होगा, स्किन पतली होती है, स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, वहां से एक्सेसिव हीट लॉस हो जाएगी और आपके पास जो ब्लड का टेम्परेचर है वो दोबारा क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, ठीक है, वो वापस 37 मेंटेन हो जाएगा। कहता है द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट्स द बॉडी। इंसुलेट का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर जो कंडीशंस है वो मेंटेन की जाए टेम्परेचर। अब देखो आप लोग अपनी रोटी पकाकर हॉट पॉट के अंदर रखते हैं या चाय पकाकर थर्मस के अंदर रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि बिकॉज थर्मस एंड हॉट पॉट हैव इंसुलेटिंग लेयर, दिस इंसुलेटिंग लेयर डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप फ्रॉम द टी और द टोर्टिया दैट यू हैव मेड, ठीक है, जो रोटी या जो चाय आपने हॉट पॉट के अंदर रखी है और उसका टेम्परेचर फिर ज़्यादा देर तक क्यों मेंटेन रहता है या वो ज़्यादा देर तक गर्म क्यों रहती है, क्यों, क्योंकि उस हॉट पॉट के बाहर या थर्मस के बाहर इंसुलेटिंग लेयर होती है, वो जो इंसुलेटिंग लेयर है वो एक्सेसिव हीट को लॉस नहीं होने देती, हीट इन ट्रैप रहती है। तो इसी तरह बॉडी के पास जो इंसुलेटिंग लेयर है फैट्स की, वो क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन रखती है, कब, अगर बाहर वाली कंडीशन में टेम्परेचर 37 से नीचे चला जाए तब भी, और अगर बाहर वाली कंडीशन में टेम्परेचर 37 से ऊपर जाना शुरू हो जाए तब भी इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड करती है, बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देती, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच्ड टू हेयर फॉर्म्स गूज बम्प्स, ठीक है, इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। ये देखें मैंने आगे डायग्राम में शो किया हुआ है, ये छोटे छोटे हेयर्स हैं जो कि क्या हुए हैं, थोड़े से इरेक्ट हुए हैं, खड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जब इस तरह खड़े हो जाते हैं तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गूज बम्प्स। तो जब गूज बम्प्स क्रिएट होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट बना लेते हैं, ठीक है, वार्म एयर की, मींस ये स्किन ने एयर इंट्रैप कर ली होती है, इसको 37 पे मेंटेन किया हुआ होता है, अब ये इंसुलेटिंग लेयर बना देगी, बाहर की कोल्डनेस को अंदर नहीं आने देगी। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें जैसे मैमल्स हैं, मैमल से मुराद आप गाय ले लें, बकरा ले लें, जंगल के जानवर ले लें, देखें
इंसान कपड़े पहनता है और इंसान अपने आप को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए कपड़े का स्टफ मोटा या पतला कर लेता है। बाकी कोई ऑर्गेनिज्म कपड़े नहीं पहनता, ठीक है। उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपना एक हेयर का कोट होता है या फर होती है, ठीक है। वो उसी फर के जरिए सर्दियों में क्या करते हैं, वो सर्दियों में उसी फर को मोटा कर लेते हैं, ठीक है। मतलब उनके बाल जो है वो ज्यादा ग्रो कर लेते हैं और उस फर के नीचे एक फैट की लेयर स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती। गर्मियों में वही एक्सेसिव हेयर कोट जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और फैट्स दोबारा डिजॉल्व कर दी जाती हैं, कंज्यूम कर ली जाती हैं, एनर्जी बना दी जाती है और जो बॉडी है उसका इंटरनल टेम्परेचर क्या रहता है जी, ठंडा रहता है या उसको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, ठीक है। गूज बम्प्स का मैंने आपको बता दिया क्या है जी। गूज बम्प्स बेसिकली जो आपके हाथ बाजू वगैरह टांगों पे जो बाल हैं उनका अचानक से खड़ा हो जाना, ठीक है। और वो क्या करेंगे, ये कब होते हैं, जब आपको डर की कैफियत हो या सर्दी लग रही हो, तो ये एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट बनाते हैं वार्म एयर की, जो आपको वार्मथ प्रोवाइड करती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और बाहर की ठंड या बाहर की एक्सेसिव हीट को अंदर नहीं आने देती, ठीक है। अब स्किन कूलिंग में भी हेल्प करती है। Similarly, skin helps in providing a cooling effect when sweat is produced by the sweat glands and excess body heat escapes through evaporation. अब देखें, हम पानी पीते हैं तो वाटर क्या करेगा, जिस तरह गाड़ी के इंजन के अंदर हम पानी डालते हैं ना रेडिएटर में, तो वो रेडिएटर क्या कर रहा होता है, गाड़ी के टेम्परेचर को बैलेंस कर रहा होता है या गाड़ी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप खुद पानी पीते हो तो वो पानी थ्रू आउट द बॉडी रेगुलेट होता रहता है और वो थ्रू आउट द बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। से फॉर एग्जांपल आपने कोई हार्ड एक्सरसाइज किया है या बहुत सनी डे है, बहुत हॉट डे है, बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा, 37 से एक्सीड होना शुरू होगा। तो हमें एक बात पता है कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ह्यूमन बॉडी विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग द वाटर, ठीक है। जब वो वाटर को इवेपोरेट करना शुरू करेगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट बॉडी से बाहर आएगा, यानी वो पसीने की शक्ल में बॉडी से बाहर आएगा। और अब जो पानी पसीने की शक्ल में बॉडी से बाहर आएगा, इट विल बी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई एनर्जी, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो जब हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल स्केप होते हैं तो पीछे जो मॉलिक्यूल्स बचते हैं उनकी एनर्जी लोअर हो जाती है और एज अ रिजल्ट टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो बॉडी क्या आती है, फिर बॉडी को ठंडक महसूस होती है, एक कूलनेस का एहसास होता है, ठीक है। और इसी तरह मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, साल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव्ड इन स्वेट, ठीक है। अब जब हमें पसीना आता है ना तो जहरी बात है बॉडी के अंदर, आपको पता है एक चीज आपने पढ़ी होगी, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। व्हाट डज द वर्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट मींस, दैट इट कैन एब्जॉर्ब ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, या मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स। ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो जब एक्सेस वाटर बॉडी से निकलेगा तो इट विल बी कंटेनिंग साल्ट्स, उसके अंदर साल्ट्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पसीना आता है तो वाइट दाग बन जाता है या वाइट धब्बा बन जाता है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू साल्ट्स। देन यूरिया, ठीक है। देन क्या आ जाता है आपके पास, यूरिया, यूरिया आपके पास एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड यूरिक एसिड, वो भी आपके पास बेसिकली एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है। मींस जब आपकी बॉडी में सेलुलर रिस्पायरेशन होती है तो एज अ रिजल्ट वाटर बनता है, ठीक है। और यूरिया और यूरिक एसिड जो बनता है वो पसीने के जरिए भी रिमूव करवाया जा सकता है। देन जी लंग्स, हाउ डू लंग्स परफॉर्म द होम्योस्टैटिक फंक्शन, देखें इसने शुरू ही ऐसे किया है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड हाउ लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ठीक है। We have discussed that there were alveolar sacs present. Those alveolar sacs were surrounded by capillaries, and the capillaries were responsible for the gaseous exchange. Basically, the atmospheric gas that we intake or inspire contains lot of oxygen, whereas the air which is present inside the body contains excess amount of carbon dioxide, and then that excess carbon dioxide is replaced with the excess oxygen, and lungs breathe the air out which contains excess carbon dioxide, ठीक है। हमने बाहर से जब सांस लेते हैं हम, तो बाहर से जो हवा अंदर जाती है उसके अंदर क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और बॉडी के अंदर ब्लड में क्या खतरा होता है कि रिस्पायरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वो बढ़ ना जाए। तो जब हम बाहर से सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को अंदर भेजते हैं तो एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ एक्सचेंज होकर लंग्स में आ जाती है और ऑक्सीजन एक्सचेंज होकर ब्लड में चली जाती है। फ्रेश ब्लड पूरी बॉडी को पहुंच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा
एक्सेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। कहता है फ्रॉम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर इनटू द ब्लड। देखें, पहले कार्बन डाइऑक्साइड, पहले ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पहले आपके पास कहाँ पे है, लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर नहीं, सॉरी ब्लड के अंदर, ठीक है, फ्रॉम सेल्स, ठीक है, सॉरी सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर प्रोड्यूस हुई, सेल्स के अंदर, ठीक है। सेल्स के अंदर जब वो प्रोड्यूस होगी तो एक चीज जहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होती है वो वहाँ पर एक्सेस क्वांटिटी में होती है, ठीक है। तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगी, डिफ्यूज। वो सेल्स से कहाँ पे जाएगी, टिश्यू फ्लूइड में जाएगी, टिश्यू फ्लूइड से वो कहाँ पर पहुंचेगी, इवेंचुअली ब्लड में, और ब्लड कैरीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, फिर ब्लड सर्कुलेट होता हुआ कहाँ तक पहुंचेगा, लंग्स तक। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और इसको फिर बाहर हवा में क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, बॉडी से निकाल दिया जाएगा। लास्ट है जी आपके पास, हाइपोथेसाइज व्हाई द डॉग्स हैंग देयर टंग्स आउट एंड पैंट। कहता है कि आपने अगर डॉग्स को ऑब्जर्व किया हो तो वो अपनी जबान बाहर निकाल कर सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, और जोर जोर से सांस ले रहे होते हैं, पेंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। कुत्ते बाहर जबान बाहर निकाल कर सांस क्यों लेते हैं, उसने उसके इसके बारे में रीजन मांगी है, ठीक है। तो इसकी बेसिक रीजन का जनरल ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। जो बेसिक रीजन ये है कि डॉग्स डू नॉट पोजेस स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, डॉग्स के पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। जिस तरह हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है जी, ब्लड सर्कुलेशन स्किन की तरफ बढ़ा दी जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, एज अ रिजल्ट बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो डॉग्स डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड्स, इन ऑर्डर टू लोअर देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर दे हैंग देयर टंग्स आउट, ठीक है, विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द which is basically responsible for the removal of excessive body heat, ठीक है, या which is responsible for the lowering of body temperature, ठीक है। डॉग्स क्या करते हैं, अपनी जबान बाहर निकाल कर जोर जोर से सांस लेते हैं, तो एज अ रिजल्ट उनकी जो सर्कुलेशन है टंग की तरफ वो बढ़ा दी जाती है, क्यों, क्योंकि स्किन में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, उन्हें पसीना नहीं आएगा, ठीक है। तो जब वो टंग की तरफ बढ़ा दी जाती है तो वहां पर आपके पास जो सलाइवा है उसकी प्रोडक्शन एक तो बढ़ जाती है, ठीक है, वो क्या करेगा, टेम्परेचर को लोअर करेगा, और जो टंग है वो मुंह से बाहर है, इन्वायरमेंट के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है, डायरेक्टली मतलब उसके साथ एसोसिएटेड है, तो एक्सेसिव हीट बॉडी से जो आ रही होगी वो साथ ही इन्वायरमेंट में क्या कर दी जाती है, डिसिपेट कर दी जाती है, ठीक है। डॉग्स डू नॉट पोजेस sweat glands, so they hang their tongues out and pant in order to lower their internal body temperature or in order to maintain the body temperature at an exact level for its proper functioning, ठीक है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपने इसको खुद से अपने अल्फाज में भी लिखना है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं एक किस्म की आपकी रफ प्रैक्टिस है, इसके ऊपर आपने सोचना है, इसको आपने गूगल करके चेक करना है कि मैं जो रीज़न आपको बता रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, ठीक है। मैंने आपको क्या रीज़न बताई कि डॉग्स जो हैं दे हैंग देयर टंग्स आउट एंड पैंट बिकॉज दे डू नॉट पोजेस स्वेट ग्लैंड्स, when there is no sweat glands present the temperature of body will not be lowered easily, so they hang their tongues out and pant. When in doing so the circulation towards the tongue is increased, which is responsible for the removal of excess heat from the body. अब जी ये था हमारे पास आज का बेसिक लेक्चर, ठीक है। अब इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा ये तो आपको मैथ्स वाले सर से डिस्कस करना पड़ेगा। आई डू नॉट हैव एनी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव any question related to the subject related to biology, then you can feel free to ask. Yes, any questions related to the topic?
जिसको क्वेश्चन है वो जल्दी से चैट में मुझसे पूछ लें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है लेक्चर को एंड करना है, ठीक है। केमिस्ट्री के लेक्चर का भी टाइम होने वाला है, वो भी स्टार्ट करना है, सो हरी अप, बी क्विक। If nobody has any question, then I will end the class over here. Inshallah, we will meet in the next lecture. Until then, Allah Hafiz.